Hello friends, myself Gaurang Gandhi. Welcome to the session of Corporate and Allied Laws. What we are going to start in today's session is something about interpretation of statute. Now what does that exactly mean? So let's understand slightly in a very layman's language that what does this word interpretation of statute means. So far as this word interpretation is concerned, it means understanding. And so far as this word statute is concerned, my dear friends, it means law, or you can call it act. So basically talking, this word interpretation of statute, what it means is understanding of law. मतलब ये कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप इसे सिद्धांत कह सकते हैं, यू मे कॉल इट अ फिलोसॉफी, कि जहां पे कानून कैसे पढ़ते हैं, पढ़ के कैसे समझते हैं, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू रीड, हाउ टू इंटरप्रिट, उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स या जिसे आप कह सकते हैं मूलभूत सिद्धांत. नाउ दैट्स व्हाट इट इज कंटेनिंग. But before I start with this, all these details, कि ये interpretation क्या है, let me talk something about your basic exams. So far as your exams are concerned, my dear friends, on an average exam इसका weightage approximately 5 marks का होता है. But I would strongly recommend कि इस topic को exam की नजर से मत देखना. Take it as a learning process कि जहां पे ये topic पढ़ने के बाद it will help you not only in your exams, my dear friends, but even after becoming CA, it would help you in your practice or in your career. Say for example, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है आफ्टर यू बिकमिंग सीए एंड दे आर आस्किंग फॉर सम एडवाइस कि भाई ये बिजनेस एक्टिविटी हमें करनी है या ये प्रोसेस करना है, तो क्या ये हमें टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इफ यस तो कितना, तो व्हाट यू वुड बी डूइंग इज यू विल बी रीडिंग द लॉ, से इनकम टैक्स लॉ और एक्साइज लॉ और कंपनी लॉ और वॉट एवर लॉ, ये कोई भी कानून आप पढ़ोगे, समझोगे एंड उसे समझने के बाद आप अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करोगे कि whether this will attract tax or not. Say for example, something that's recent, Vodafone case, 11,000 crore was at stake, my dear friends. 11,000 crore. Just count the zeros. ये 11,000 करोड़ जो स्टेक पे थे, वो किन बातों को लेके थे? इनकम टैक्स की कुछ सेक्शंस वोडाफोन वाले अलग तरह से समझते थे और इनकम टैक्स वाले अलग तरह से समझते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दोनों में टशन हो गया, डिस्प्यूट हो गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया. So ultimately, if you do not read or understand the law properly, हाँ एग्जाम के लिए फाइन it's a matter of 5 marks, but practically it's a matter of 11,000 crores. I hope you understand, my dear friends. So ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरप्रिटेशन, कानून कैसे पढ़ते हैं, कानून कैसे समझते हैं, उस पर आपकी पूरी कैरियर बेस्ड है. So don't take it as exams. हाँ एग्जाम के लिए 5 marks agreed, but don't take it for just for exams. Take it in a way that you have to learn something. पर ये सब समझाऊं इंटरप्रिटेशन क्या चीज है, क्या हुनर है, उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाता हूं. जब पढ़ते ही हैं दोस्तों, तो अप्रोच शुड नॉट बी ओनली एग्जाम ओरिएंटेड. द अप्रोच शुड बी दैट हाउ दिस कैन हेल्प अस इन आवर लाइफ, इन आवर करियर. सो टू बिगिन विद इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट बाद में कवर कर रहे हैं 2-3 मिनट बाद, लेकिन पहले एक बैकग्राउंड बनाते, एक समा क्रिएट करते हैं कि आखिर ये चीज क्या है. सो लेट्स क्रिएट द फ्रेमवर्क. हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं, वॉट एवर लॉज आर इनेक्टेड इन अवर कंट्री, माई डियर फ्रेंड्स, these laws has to be only and only as per constitution. Nothing is above constitution. चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई भी कानून बनाए, now that has to be only and only as per the 4 walls of संविधान, बोले तो constitution. Now having said that, let's take it one this way. हमारा जो constitution है, वो बहुत ही clearly setup करता है 3 tier structure. 3 tier structure मतलब the first structure is parliament, the second structure, my dear friends, is the government, and the third structure is the court. ये पूरा देश इन 3 इमारतों पे बनता है, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स. संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इन तीनों के रूल्स अलग है, मतलब इनके पैरामीटर्स, इनके फंक्शन, इनके दायरे, इनके कवरेज, एवरीथिंग हैज बीन वेल डिफाइंड. से फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट का सिर्फ एक ही काम है, ओनली वन, एंड दैट इज टू इनेक्ट द लॉज. इनेक्ट बोले तो इनेक्ट का मतलब होता है टू मेक द लॉज. हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाने की ताकत रखता है. इफ आई आस्क यू, क्या सुप्रीम कोर्ट हैज अ पावर टू मेक द लॉज? आंसर इज नो. सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं होता. कानून बनाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में है, nobody else. Is there everybody clear? So parliament makes the law, और इसीलिए पार्लियामेंट का दूसरा नाम है लेजिस्लेचर, या तो इसे दूसरा नाम देते हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. टू लेजिस्लेट का मतलब होता है कानून बनाना.
लेजिस्लेचर मतलब वो अथॉरिटी, वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन के जो कानून बनाते हैं. सो दैट इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. ये जो कानून बन गया उसे देश में कैसे अप्लाई करेंगे, सो एप्लीकेशन ऑफ द लॉ, ये काम सरकार का होता है. और इसीलिए सरकार का दूसरा नाम है एग्जीक्यूटिव, बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव टू एग्जीक्यूट द लॉ. पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव. सरकार को क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव. बट देन ये सरकार इंप्लीमेंट करेगा मतलब कैसे? हाउ एग्जैक्टली? सो द आंसर टू दैट इज गवर्नमेंट वेरियस एजेंसी अपॉइंट करता है सो दैट दे कैन इंप्लीमेंट द लॉज विच आर इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. वेरियस एजेंसीज बोले तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट माय डियर फ्रेंड्स. सपोज पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना दिया, तो इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन, एज यू ऑल नो माय डियर फ्रेंड्स, इज CBDT, दैट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. इन अ सिमिलर वे माय डियर फ्रेंड्स, सरकार ने एक्साइज के रिलेटेड लॉज बना दिए, कस्टम्स को लेके लॉ बना दिए, सर्विस टैक्स को लेके कानून बना दिए. तो ये कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए, उसे इफेक्टिव करने के लिए, as you all know, we need an agency, and that is Central Board of Excise and Customs. Not only that, let's take one more example so that you get things very clear. पार्लियामेंट ने इंडियन पीनल कोड नाम का कानून बना दिया. इसमें टोटल 511 सेक्शन है जो दुनिया भर के जुर्म को डिफाइन करता है, उसकी सजा सुनाता है. तो ये जो इंडियन पीनल कोड बना, उसे इंप्लीमेंट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड द पुलिस फोर्स. इन अदर वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, पार्लियामेंट में जब भी कोई कानून बनता है, उस कानून को इंप्लीमेंट करने का काम सरकार का होता है. तो कोर्ट क्या करती है? सिंपल. कोर्ट का काम है टू सेटल आउट द डिस्प्यूट्स. मतलब कोर्ट का हमारे देश में एक ही काम है, एंड दैट इज टू सेटल एनी डिस्प्यूट्स विच में अराइज, और इसीलिए कोर्ट का दूसरा नाम है जुडिशियरी. बट देन व्हाट डज इट एग्जैक्टली मीन माय डियर फ्रेंड्स? लेट्स अंडरस्टैंड. पार्लियामेंट का काम है टू लेजिस्लेट, गवर्नमेंट का काम है टू इंप्लीमेंट, और अदालतों का काम है टू सेटल आउट द डिस्प्यूट्स. से फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया. अब ये इनकम टैक्स एक्ट बना तो दिया, लेकिन पढ़ने वालों ने अपनी तरह से पढ़ा, समझने वालों ने अपनी समझ के हिसाब से समझा. अब किसकी समझ ना समझ थी, वो कौन समझाएगा? द आंसर टू दैट इज कोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसा आपको पता है कि वोडाफोन ने डील स्ट्रक्चर की रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, तो डोंट यू थिंक उसने वो डील करने से पहले आपकी कौम के लोगों को कंसल्ट किया होगा? आपकी कौम बोले तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कंसल्ट किया होगा कि भाई ये डील कर रहा हूं, शेयर परचेज कर रहा हूं, तो प्लीज मेरी डील इस तरह से स्ट्रक्चर करके मुझे टैक्स कम से कम लगे, या इनफैक्ट बिल्कुल ना लगे. तो चार्टर्ड भाई सब अपना किताब खोल दिए, एंड इन दैट केस कानून की एक एक लाइन, एक एक अल्फाज, एक एक पैराग्राफ पढ़ पढ़ के समझाने लगे, इंटरप्रिट करने लगे कि इन लाइन का मतलब ये होता है, मतलब आप इस तरह से डील कर तो टैक्स नहीं लगता. एंड वोडाफोन डिडंट गो फॉर एनी टैक्स. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, दैट इज CBDT, उन्होंने वही इनकम टैक्स, वही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अपने हिसाब से पढ़ा, उनकी समझ के हिसाब से समझा, और उन्होंने 11,000 करोड़ का नोटिस चिपका दिया. वोडाफोन वही इनकम टैक्स पढ़ता है, वही डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और वो कहता है मेरी टैक्स लायबिलिटी 0 है. इनकम टैक्स वाले कहते हैं 11,000 करोड़ है. नाउ जस्ट इमेजिन माय डियर फ्रेंड्स, एक कानून दो लोग पढ़ रहे हैं, एक ही किताब में से, एक ही लाइन से, एक ही शब्द, एक ही अल्फाज है, पर दोनों की समझ में इतनी जुदाई, इतनी गहराई है कि वो फर्क 11,000 करोड़ का है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो हाउ डिफरेंट पीपल अराइव एट अ डिफरेंट कंक्लूजन बाय रीडिंग द सेम टेक्स्ट. उसी को कहते हैं कि कानून पढ़ने का एक हुनर होता है, इट्स अ टैलेंट, और उसी टैलेंट का नाम है इंटरप्रिटेशन. आर वी एबल टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज इंटरप्रिटेशन? सो बेसिकली अदालत का काम होता है टू सेटल द डिस्प्यूट, और वो डिस्प्यूट कैसे सेटल करते हैं? द आंसर इज बाय मेकिंग अ प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. जो कानून है उसका सही मतलब निकालते हैं, उनके एक एक अल्फाज को सही रूप, सही मायने, सही रंग, सही रूप देते हैं, और उसके आधार पे उसका इंटरप्रिटेशन होता है. नाउ इफ यू आर फॉलोइंग द ट्रैक ऑफ वोडाफोन माय डियर फ्रेंड्स, यू रियलाइज कि वोडाफोन ट्रिब्यूनल लेवल पे हार गया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी डिपार्टमेंट की फेवर में रूलिंग दिया. अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग ही ऑपोजिट जजमेंट दे दिया.
सो इन अदर वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, ये इंटरप्रिटेशन जो होता है वो हर इंसान की अपनी समझ के बारे में होता है, बट फिर भी देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स व्हिच एवरीबॉडी हैज टू फॉलो, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। हमारे सिलेबस में ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है वो कॉर्पोरेट एंड एलाइड लॉज में से एलाइड लॉज की कैटेगरी में पड़ता है। मतलब फॉर एग्जाम पर्पस टोटल वेटेज ऑफ द एलाइड लॉज इज 30 मार्क्स एंड फॉर कॉर्पोरेट लॉ दैट इज कंपनी लॉ 70 मार्क्स। तो ये एलाइड लॉज की कैटेगरी में है, एंड दैट हैज टू बी अंडरस्टूड दैट दिस पॉइंट और दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एग्जाम में शायद इसका वेटेज इतना ज्यादा ना हो, बट हमारी प्रैक्टिस के लिए, हमारी जिंदगी, हमारे कैरियर के लिए इसका एक जबरदस्त मतलब है। दिस विल हेल्प यू नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड कंपनीज एक्ट बेटर, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एनी अदर लॉ इन अ मच बेटर वे, चाहे वो इनकम टैक्स हो, एक्साइज हो, कस्टम्स हो, वट एवर यू कॉल इट। कानून समझना हो तो उनके सिद्धांतों को समझना पड़े। आई होप द बेसिक स्ट्रक्चर इज एवरीबडी क्लियर। हमारे देश का लीगल सिस्टम क्या है? नाउ इफ आई आस्क यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस मच डिस्कशन, आपको क्या लगता है हु इज हायर, सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट? अगर सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट दोनों को पूछा जाए कि बोल बेटा तुझसे हायर कौन, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में टॉप का पोस्ट किसका बनता है, सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट? द आंसर टू दैट इज माय डियर फ्रेंड्स, इफ आई आस्क यू सिंपल क्वेश्चन, अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कानून बना दिया जो संविधान में अलाउड नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को बोल सकता है कि बेटा ये जो तू कानून बना तेरी औकात से बाहर है, जस्ट स्ट्रक इट आउट? Can Supreme Court have the power to struck down any law which is unconstitutional? Answer is yes. So in that way if you say कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है कानून बनाने का, वो कानून बनाया वो वैलिड है, इनवैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो डिसाइड करने का ताकत किसका है? कोर्ट का। अगर कल को सरकार कोई कानून बनाए एंड यू फील दैट दिस लॉ इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, आप चैलेंज कर सकते हो, और अगर आप जीत गए तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को बोल सकता है कि बेटा ये कानून गया, दिस इज नॉट वैलिड। तो उस नजर से देखा जाए तो हां, सुप्रीम कोर्ट ऊपर है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑन अ वेरी टेक्निकल नोट, इट्स नॉट हु इज अबव हुम, दोनों एज सच इक्वल है, दोनों के रोल, दोनों के फंक्शन एकदम अलग है, अलग जुदा है। लेट मी गिव यू अ रियल केस सो दैट आपको समझने में थोड़ी बेहतर होगा कि कौन सुपीरियर या इंफीरियर है। ऐसा देयर इज नो क्वेश्चन लाइक सुपीरियर इंफीरियर, बट लेट मी हेल्प यू। इन सर्विस टैक्स माय डियर फ्रेंड्स, बोर्ड पे जो ले रहा हूं इट्स अ रियल केस। इन सर्विस टैक्स ये एक सर्विस आती है जिसे कहते हैं कमर्शियल कोचिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। कमर्शियल कोचिंग वाज इज अ टैक्सेबल सर्विस, और सरकार ने इसे 2003 से टैक्सेबल कवर किया है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, गुजरात में अहमदाबाद शहर में there is an organization known as Ahmedabad Management Association, और ये लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाते हैं, कंप्यूटर क्लोज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स, ऑल दिस बेसिक सॉफ्ट स्किल्स। और उन लोगों का रजिस्ट्रेशन AMA, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन इज अ सेक्शन 25 कंपनी, कंपनीज एक्ट, दैट मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट। और वो लोग ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाते हैं, लोगों से पैसा भी लेते हैं, but that money they are taking just to set off their cost. सर्विस टैक्स वालों ने इनको नोटिस दे दी कि बेटा क्या किया तू, टैक्सेबल सर्विस दिया, अब तो टैक्स लगता है। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन सर्विस टैक्स को बोले कि नो सर, आप देखो हमारा इनकॉर्पोरेशन देखो सेक्शन 25, वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट। सर्विस टैक्स बोले हाँ तो टैक्सेबल सर्विस का नाम है कमर्शियल कोचिंग। द वर्ड कमर्शियल कोचिंग इज टू बी इंटरप्रिटेड as those coaching center who are doing coaching with a commercial intention, मतलब पैसा कमाने का इरादा। अपुन का दिल साफ है साहब, अपुन पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा, अपुन का इरादा वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं यहां पे सेक्शन 25 हूं, स्टूडेंट से मैं फीस कलेक्ट करता हूं, मतलब पार्टिसिपेंट से, बट दैट इंटेंशन इज नॉट कमर्शियल। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दैट? सर्विस टैक्स बोले कि भाई तेरा इरादा क्या है वो तो दिखता है, तूने इतना प्रॉफिट कमाया, तेरा अकाउंट देख, प्रॉफिट एंड लॉस देख, कितना प्रॉफिट पड़ा है, कि नहीं प्रॉफिट पड़ा है वो खुदा का आशीर्वाद है, पर मेरा इरादा प्रॉफिट नहीं था, आई एम नॉट फॉर प्रॉफिट। सेक्शन 25 है। सर्विस टैक्स ने तो नोटिस दे दी, मामला ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन जीत गया, मामला बॉम्बे हाईकोर्ट गया, सॉरी गुजरात हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट में भी वो लोग जीत गए। तीसरा मामला गया, मतलब फर्दर अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि नहीं दैट्स ट्रू, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन इज नॉट लायबल टू पे सर्विस टैक्स,
because they are not a commercial organization, they are a section 25 कंपनी। जब सरकार के गाल पे झापड़ पड़ गई सुप्रीम कोर्ट की, तो सरकार का भी ईगो हर्ट हो गया। सरकार ने भी मनोमन सोच लिया कि कुछ भी करने का था, पर अब उनका ईगो हर्ट नहीं करने का था, और इसीलिए इन द वेरी नेक्स्ट ईयर बजट में सरकार अमेंडमेंट किए। क्या अमेंडमेंट किए, अब सुन के होश उड़ जाएंगे। सरकार बोले कि कमर्शियल, द वर्ड कमर्शियल इज टू बी इंटरप्रिटेड एज इंक्लूजिंग नॉन कमर्शियल। द वर्ड कमर्शियल शुड बी इंटरप्रिटेड एज टू इंक्लूड नॉन कमर्शियल। मतलब सरकार ने एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया और कहा कि ये जो कमर्शियल कोचिंग वर्ड है, इट शुड बी अंडरस्टूड इन दिस वे कि कोई भी पर्सन जब सर्विस देता है कमर्शियल कोचिंग की और कंसीडरेशन लेता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, पर कंसीडरेशन लेता है, तो दैट विल बी अ कमर्शियल कोचिंग। सो द वर्ड कमर्शियल डज नॉट मीन समथिंग डन विथ अ इंटेंशन टू प्रॉफिट। द वर्ड कमर्शियल मीन्स एनी सर्विस इज रेंडर्ड विथ अ कंसीडरेशन। ये अमेंडमेंट किया, ना सिर्फ अमेंडमेंट किया, दिल थाम लो दोस्तों, उन्होंने ये अमेंडमेंट रिट्रोस्पेक्टिव कर दिया। रिट्रोस्पेक्टिव, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिट्रोस्पेक्टिव। बैकडेटेड सर्विस टैक्स का नोटिस इन लोगों को 2007 में आया था। दे गॉट अ सर्विस टैक्स नोटिस इन द ईयर 2007 और केस हार गए, तो बजट आया और बजट में कहा रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब 2003 से इफेक्टिव। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन वॉज फोर्स्ड टू पे 17 crores एज सर्विस टैक्स, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव था। नाउ जस्ट इमेजिन, इसका मतलब क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड का मतलब बता दिया कि इस वर्ड का तो मतलब यही होता है, पर अगर पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना के उस वर्ड का मीनिंग बदल सकता है। ना सिर्फ बदल सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव ला सकता है। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी बैड प्रेसिडेंट। इफ यू आस्क मी पर्सनली, द गवर्नमेंट शुड नॉट हैव डन दिस। ये नहीं करना चाहिए था। अमेंडमेंट लाए, फाइन, रिस्पेक्ट है, पर रिट्रोस्पेक्टिव नहीं लाना था। पर सरकार ला दिए, सरकार रिट्रोस्पेक्टिव ला दिए। दिस सेंड्स वेरी रॉन्ग सिग्नल। क्या सरकार कंपनीज को, हमारे देश के कॉर्पोरेट्स को यह कहना चाहता है कि बेटा अगर सरकार से पंगा लोगे तो जिंदगी उलझ की रह जाएगी, जीत का जश्न भी मौत के मातम में बदलते देर नहीं लगाएंगे? इज दैट व्हाट द गवर्नमेंट वांट टू से? बट वॉट एवर इट इज माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझाना क्या चाहता था? समझाना यह चाहता था, हमारी डिबेट इस पॉइंट पे थी दैट हु इज हायर, पार्लियामेंट के सुप्रीम कोर्ट? आई टोल्ड यू इट्स नथिंग लाइक हायर। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाए उसे वर्ड टू वर्ड इंटरप्रीट करो और लोगों को समझाओ कि इसका मतलब क्या होता है। दिस इज द जॉब ऑफ कोर्ट्स। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना और अदालत का काम है कि जो कानून बने हैं उन्हें इंटरप्रीट करना। अगर पार्लियामेंट अपनी हार को जीत में बदलने के लिए कानून बदल दिए, अदालत कुछ नहीं कर पाएगा, बट नए कानून के मुताबिक इंटरप्रीट करेगा। Is there everybody getting it clear? So that is what we call interpretation of statutes. Is that first part everybody able to understand, my dear friends? हमारे देश का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। एग्जाम में सवाल पूछा जाता है what is the meaning of interpretation, और दूसरा सवाल पूछते हैं what is the need of interpretation. Now this is what they ask in exam. But to understand what is the meaning and what is the need of interpretation, I hope this many examples of Vodafone or for example Ahmedabad Management Association, I think these many examples would have been sufficiently clear to understand that what exactly the word interpretation means. Anybody, any doubts, my dear friends?